डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके निधन के पश्चात भारत में उनकी लेगेसी पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, जिसमें उनका और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन हो रहा है। और वो जो आज के प्रधानमंत्री हैं, इस मामले में उन मनमोहन सिंह से उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने बहुत बेहतरीन काम किया। कुछ लोग उन्हें वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं जिसने भारत को डूबने से बचा लिया। As the finance minister of the country, he turned India from a laggard into an economic powerhouse. और कुछ लोग उन्हें एक ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में याद कर रहे हैं जिसने भारत को फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में पहुंचा दिया। ये नहीं कि नहीं अरे मनमोहन सिंह था, उनका सीवी देखा है तुमने? सीवी 1.5 किलोमीटर लंबी हो, उससे क्या? मनमोहन सिंह ने देश को किस गर्त में डाला, हमें उससे मतलब है यार। परंतु असली मनमोहन सिंह कौन है? क्या है उनकी लेगेसी? एक कमजोर प्रधानमंत्री या भारत को डूबने से बचाने वाला अर्थशास्त्री? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आशा यही रहती है कि इतिहास उसके प्रति दयालु रहे। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the power. डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे और उनकी लेगेसी एक सिक्के की तरह है। एक ओर उनकी छवि एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट की तरह चमकती है, वहीं दूसरी ओर उनकी छवि इस तरीके से है कि उन्होंने देश की नैया को बीच भंवर में फंसा दिया था। तो उनका जो सत्य है, उनकी जो विरासत है ना, वो बड़ी ही सूक्ष्म है। पर उन सबसे पहले उनकी मृत्यु और अंतिम यात्रा के इवेंट्स को कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतिम वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह कई बार बीमार पड़े। कभी डायबिटीज की समस्या थी तो कभी कोविड की चपेट में आ गए, और ये सब कुछ वो पार कर गए। तो इस प्रकार उनका स्वास्थ्य ना अंतिम दिनों में नाजुक ही था, परंतु सांस से संबंधित समस्याओं के कारण उनका स्वास्थ्य बार बार संकट में आ रहा था और आखिरी महीनों में ये समस्या बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। तो ये घटना कुछ इस तरीके से बताई जाती है कि 26 दिसंबर की रात को 8:06 पर उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। अपनी सांस से संबंधित समस्याओं के कारण उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की ताकि उन्हें बचाया जा सके, परंतु उन्हें पुनर्जीवित करने की सारी कोशिशें व्यर्थ रही। फिर अराउंड 9:51 यानी 9:51 पर एम्स से घोषणा की गई कि अब पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे। देश दुखी तो था, परंतु हैरान नहीं था। काफी लोग कह चुके थे कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई वर्षों से नहीं देखा है। भारत सरकार ने 7 दिन का शोक काल घोषित किया। 28 दिसंबर को उनका पार्थिव शव श्रद्धांजलि के लिए उनके निवास लाया गया, जहां से उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की गई थी और अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। परंतु मृत्यु से लेकर अंतिम संस्कार तक राजनीति चार्ज रही। कभी प्रियंका गांधी सिख समुदाय को उनके नाम पर आक्रोशित करती हुई दिखाई दी, तो कभी राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना मेंटोर और गाइड बताया। फिर उन्हीं राहुल गांधी पर प्रश्न ये उठाए गए कि अभी तो 7 दिन का शोक भी पूरा नहीं हुआ और आप ऐसे में नया वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए विदेश घूमने जा रहे हो। कुछ तो सब्र कर लेते। इस सारी पॉलिटिक्स में ना हम बहुत अधिक अंदर नहीं जाते हैं। वैसे इसके ऊपर एक वॉक शो बनाया था जो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं पिन कमेंट में डाल रहा हूं। अब आगे उन लोगों की बात करते हैं जो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के 10 साल का कार्य कमाल का रहा। तो उन्हीं से आरंभ करते हैं। सोनिया गांधी ने कहा, To say that Dr. Manmohan Singh richly deserves this accolade, the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, is to make an understatement. फिर ये जोड़ते हुए कि डॉक्टर साहब बहुत कमाल के व्यक्ति थे, कोई भी पुरस्कार देना उन्हें कम आंकना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर साहब मेरे मित्र, मेरे गुरु थे। और फिर बाकी के कांग्रेस वालों ने कहा, देखिए वो तो एक रिमार्केबल इंसान था, बहुत स्पेशल महान पुरुष था। उनका जो ईमानदारी, उनकी डिसेंसी, जो अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्रिटी था, वो तो हमारी राजनीति में बहुत कम दिखाई देता है। Someone who I was very close to very personally, but a man with impeccable integrity, and he will be most remembered for that. सबने यही कहा कि उनकी पार्टी ने और देश ने एक मैन विद इंटीग्रिटी को खो दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कम आंका जाता है। उनका हर काम कमाल का रहा। How can you compare one with the other? I think his greatest contribution was that an open economy is possible in India. सॉलिडेरिटी के साथ साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री हो
तो डॉक्टर मनमोहन जैसा हो, वरना हो ही ना। यहां तक कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि इकोनॉमिस्ट के तौर पर डॉक्टर साहब ने बढ़िया काम किया है और इनके 10 वर्ष का जो कार्यकाल था उसने हमारे लिए कई मार्ग खोले हैं। बाकी कमियां गिनाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अभी कुछ ना पोस्ट ऐसे किए जा रहे हैं जो ये तथ्य रख रहे हैं कि डॉक्टर सिंह की जो अर्थनीति थी वो उनकी अपनी नहीं थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड और IMF के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया था और वही उन्होंने चलाया। और इस ओपन सीक्रेट को ना कोई और नहीं, रघुराम राजन हवा दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। For how much we have contributed to where India is now. I think the IMF was with India during the great liberalizations of the early 90s. फिर मनमोहन सिंह के बारे में बताते हुए वीर संघवी ये कहते हैं कि उन्हें ना क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता था। मनमोहन सिंह could not tolerate criticism from any quarter. Really? He was so wrongly criticized in the second term. And bore the grudge till the end. Really? Yeah. पर बात ना इतनी नहीं थी, और बात ये भी उठी कि गुप्त संवाद PMO और पाकिस्तान के बीच में चल रहे थे जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। कहा यह जाता है कि डिप्लोमेटिक टेंशंस को कम करने के लिए कदाचित कश्मीर का सौदा किया जा सकता था। Basically, the UPA government was considering readjusting or pulling back in the Siachen Glacier as a sort of forward movement with Pakistan. इसके अलावा मनमोहन सिंह ने भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों से पाकिस्तान के एक गांव में ना सड़कों का निर्माण कराया था। मनमोहन सिंह जब भारत के वजीर आजम बने तो अपनी जन्मभूमि को ना भूले। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, गांव तक आने वाली मरकजी सड़क भी तामीर करवाई। और रही बात मीडिया की आजादी की, तो मनमोहन सिंह के समय राजदीप सरदेसाई कुछ इस प्रकार की रिपोर्टिंग किया करते थे। Well, breakfast is over. Dr. Singh has gone to change from his skates, which he went for on his morning walk, to more traditional political footwear, because he's having now his first political engagement of the day. The Delhi Pradesh Congress is having a Gandhi Smarak March, and when you're the candidate from South Delhi, you have to be present at it. क्या ये सब गोदी मीडिया नहीं था? पर चलिए, अब देखने वाले लोग ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को एक केस स्टडी के रूप में देखते हैं जो अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग था। एक टावरिंग इकोनॉमिस्ट थे पर वीक PM भी बताया गया, पॉपुलर थे पर कंट्रोवर्शियल भी थे। प्रश्न यह है कि क्या सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की डूबती अर्थव्यवस्था की नैया पार लगाई थी, या उसमें भी कुछ घपला वपला है? वो ना आगे देखते हैं। देखिए, भारत जो आज विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसे बहुत ही शीघ्र 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, यह देश 1991 में दिवालिया हो चुका था। इसके पास ना तो अपने वैश्विक कर्जों को चुकाने के लिए पैसे थे और ना ही अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन शेष बचा था। किन कारणों से भारत की यह स्थिति हुई थी? देखिए, जब भारत स्वाधीन हुआ था ना, तो देश में समाजवादी सोच की अधिकता थी, जिसके तहत संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ और व्यापार में लाइसेंस राज चला करता था, जिससे देश में व्यापार करना एक चुनौती की तरह था। इसके साथ ही विदेशी निवेश को लेकर भी देश में एक विपरीत सोच हुआ करती थी। इन्हीं नीतियों और विचारों के अधीन देश की अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिससे बर्बादी हुई और उसका प्रभाव देखने को मिला 1991 में। अब इस बर्बादी का एक छोटा श्रेय ना डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी जाता है, क्योंकि वो 1972 से 1976 तक भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। ये बर्बादी वाली नीतियां बनाने में उनका भी अंशदान था, पर अब 1991 आ चुका था और अब उनका हीरो बनने का समय था। 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तो देश आर्थिक पतन पर था। देश के पास बस कुछ हफ्तों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। इस विदेशी मुद्रा भंडार में अगस्त 1990 से 16 जनवरी 1991 के बीच 71.2% की गिरावट आ गई थी, जो 3.1 बिलियन के स्तर से 896 मिलियन तक पहुंच गया था। और इसी कारण NRI समुदाय ने भी बड़े पैमाने पर अपनी जमा राशि को देश से निकालना आरंभ कर दिया था। इसका प्रमुख कारण था सोवियत संघ का कमजोर होना और खाड़ी देशों में उथल पुथल से तेल और कच्चे माल की कीमतों का बढ़ जाना। इससे भारत का जो भुगतान संतुलन था ना, उसकी स्थिति प्रतिकूल हो गई थी और देश दिवालियापन पर आ गया था। बाकी भारत जिन पॉलिसीज पर चल रहा था, उनमें फॉरेक्स बढ़ने के चांसेस तो वैसे भी नहीं थे। इस स्थिति से बचने के लिए भारत की सरकार ने 20 टन सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को $200 मिलियन के लिए और करीब 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को $405 मिलियन प्राप्त करने के लिए भेज दिया था, ताकि कुछ विदेशी मुद्रा तो आए और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ खरीद सकें।
पर इतना काफी नहीं था। भारत डिफॉल्ट करने की कगार पर था और देश को इतनी गंभीर समस्या से बाहर निकालने के लिए मनमोहन सिंह ने देश के सामने LPG का कॉन्सेप्ट रखा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका अर्थ ये था कि देश में अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को मंजूरी दी जाएगी। इस नीति से पहले ना देश में किसी को व्यापार भी करना होता था तो उसे पहले सरकारी लाइसेंस लेना होता था। इसे लाइसेंस राज कहा जाता था, जिसमें कई साल लग जाते थे। पर इस नीति के आने से व्यापार में होने वाले अनावश्यक हस्तक्षेप को कम किया गया और कुछ मुख्य व्यापारों को छोड़कर सभी व्यापारों से लाइसेंस राज मुक्त कर दिया गया। इस नीति ने प्राइवेटाइजेशन को भी प्रमोट किया और देश में विदेशी निवेश को बल मिला, जिसके तहत FDI के लिए दरवाजे खुल गए और सार्वजनिक संस्थाओं में भी निजी निवेश के लिए अनुकूल बदलाव किए गए। भारतीय बाजार को भी इस नीति ने खोल दिया, जिसके कारण देश में विदेशी व्यापार से आने वाली विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया। साथ ही प्रतिस्पर्धा के कारण अपने देश के बिजनेस ग्रुप्स में भी सुधार हुए। इन सुधारों से पहले ना भारत की वही स्थिति थी जो आज पाकिस्तान की दिखाई पड़ती है। ये बदलाव मनमोहन सिंह ही लाए थे। उन्होंने कई और कठिन निर्णय लिए थे उस समय, जैसे 3 दिन के अंदर देश में 2 बार रुपए का अवमूल्यन करके भुगतान संतुलन को ठीक करना, निवेशकों की सुरक्षा के लिए सेबी को और अधिक शक्तिशाली बनाना, जिससे निवेश बिना भय के संभव हो सके। इसके साथ ही ना पूंजी बाजार को सुदृढ़ करने के लिए प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स बनाए गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, पेपरलेस काम शुरू किए गए, डिपॉजिटरी को अनुमति दी गई। इन सभी सुधारों से देश का शेयर बाजार मजबूत हुआ और पारदर्शी हुआ। कई बैंकिंग में सुधार भी किए गए, जिसमें अकाउंट होल्डर को अपने पूरे धन के प्रयोग की अनुमति मिली। लोन लेने के लिए ब्याज दरों को कम किया गया, निजी बैंक खोलने के लिए अनुमति दी गई, बैंक को सूचीबद्ध करने के लिए मानदंड बने। देखिए, ये सभी सुधार ना भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, पर उस समय के डूबते भारत को इन्हीं नीतियों ने बचाया था। परंतु मनमोहन सिंह का मूल्यांकन केवल 1991 की घटनाओं से नहीं हो सकता। कैसे इतने सफल अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2004 से 2014 तक इस देश को चलाते हैं और उस दौरान देश का क्या हाल कर दिया जाता है, वो आगे देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अक्सर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2004 में ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली जब किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें प्रधानमंत्री जनता ने नहीं चुना था, सोनिया गांधी ने बनाया था, जबकि प्रणब मुखर्जी उस समय की प्रथम चॉइस होनी चाहिए थी, ऐसा स्वयं मनमोहन सिंह का मानना था। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन ने एनडीए को हराकर जीत हासिल की, तो सभी की निगाहें प्राइम मिनिस्टर के लिए उस समय सोनिया गांधी पर थी। पर विपक्ष को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी की इटली की जड़ों को उजागर किया और विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सर मुंडवा लेंगी। विपक्ष के अलावा सोनिया का विरोध खुद उनका परिवार कर रहा था। उनका परिवार छोड़िए, उनका बेटा कर रहा था। नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा कि राहुल गांधी ने दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मम्मी आप प्रधानमंत्री पद की शपथ मत लो। लेकिन सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री ना बनने के पीछे विपक्ष या राहुल गांधी कारण नहीं थे। असली कारण भारतीय संविधान का एक क्लॉज था, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति जिस देश से भारत आता है उसके ऊपर उस देश में जैसा भारतीयों को अधिकार दिया जाता है वैसा ही अधिकार उस व्यक्ति को भी मिले, ये लिखा गया है। अब सोनिया गांधी इटली से आती हैं और इटली में कोई भी भारतीय इटली की नागरिकता लेने के बाद भी इटली का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये रूल है। तो सेम नियम सोनिया गांधी के ऊपर भी अप्लाई किया गया, इसीलिए वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। इन इटली unless you are born in Italy, you cannot become the Prime Minister of Italy. And therefore, it applies to her that she is not born in India, therefore she cannot be Prime Minister of India. लेकिन मीडिया को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था कि सब ने उन्हें त्याग की देवी बताया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मनमोहन सिंह का नाम देखकर वो स्वयं हैरान हो गए थे। 1991 में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह के लिए अब सही परीक्षा का समय था, जिसमें वो सफल रहे या असफल, वो ना आगे देखते हैं। 2004 के प्रारंभ में यूपीए ने एक ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व अपने हाथों में लिया
जो आर्थिक छलांग लगाने की कगार पर था। एनडीए के व्यापक सुधारों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क निर्माण कार्यक्रम, इन जैसी स्कीम्स ने मिलकर भारत को विकास देने के लिए ना बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रखी थी। फिर 2008 में वैश्विक मंदी की छाया ने दुनिया को घेर लिया। भारत में भी इस संकट का व्यापक असर देखने को मिला और देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक एवरेज इन्फ्लेशन रेट 8.2% था। 2011 से 2014 तक का इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे तो एवरेज आता है उसका 9.8% का। 2012 से 2014 के बीच में 22 महीनों के लिए इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में था। मॉर्गन स्टैनले ने तो 2013 में भारत को विश्व की 5 नाजुक इकोनॉमीज, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज का हिस्सा बताया था। इसी बीच जहां एक और इंडियन इकोनॉमी अपने डाउनफॉल पर थी, उसी दौरान चीन सुपर पावर बन रहा था। 2004 में भारत का चीन के साथ $1.75 बिलियन का मुनाफे का व्यापार था, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2014 तक $38 बिलियन के घाटे में बदल गया। 1980 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $582 थी, जो कि चीन की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $307 के लगभग दोगुनी थी। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारत की जीडीपी 188% बढ़ी, जिसका अर्थ है $709 बिलियन से $2039 बिलियन हो गई। इसकी तुलना में इस अवधि में चीन की जीडीपी 440% बढ़ी। 2004 में उनकी जीडीपी $1.95 ट्रिलियन थी, 2014 में वो $10.5 ट्रिलियन हो गई। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में $2,681 से 93% बढ़कर 2014 में $5,187 हो गई। इसकी तुलना में उस अवधि में चीन की जीडीपी 185% बढ़ गई। 2006 में इंटेल नाम की कंपनी भारत में कई बिलियन डॉलर्स का चिप प्लांट बनाना चाहती थी, परंतु यूपीए की सरकार ने अपनी नीतियों में इतनी देरी की कि इंटेल को फिर से सोचना पड़ा क्या भारत निवेश के लिए सही जगह है भी या नहीं, और उन्होंने फिर भारत का त्याग कर चीन और वियतनाम में निवेश किया। अब ये एक और ग्राफ देखिए जो चीन की तुलना में भारत की जीडीपी में गिरावट को दिखाता है। कुल मिलाकर हम चीन की तुलना में फेल साबित होते रहे। फिर मनमोहन सिंह ने ना एक बार ये कहा था कि मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक नर्म रहेगा, और हो सकता है ये स्टेटमेंट उनके पहले कार्यकाल के लिए सही भी हो, परंतु यूपीए के सेकंड कार्यकाल के लिए ना तो विपक्ष, ना ही मीडिया और ना ही इतिहास कोई उदार नहीं रह सकता, क्योंकि काम ही ऐसे रहे हैं। यूपीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अधिकांश समय में ना मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने में विफल रही। यूपीए की खर्च नीतियों ने बेतहाशा मुद्रास्फीति पैदा की, जैसे 80,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज, 70,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी, कृषि उत्पादों के लिए चुनाव से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर भारी वृद्धि, और फिर मनरेगा, उसको कोई कैसे भूल सकता है। इन सभी योजनाओं पर ना भारी खर्चा किया जा रहा था। देश की हालत ऐसी हो चुकी थी कि भारत के बच्चे गोबर में से अनाज के दाने निकाल कर खाने पर विवश थे। Many villagers survive by eating grass and roots. This family resorts to eating seeds collected from cow manure. And they just wash the cow dung and get these seeds out of it. And they are breaking these seeds, and the smaller seed is eaten by the children here. लेकिन फिर भी हमें बताया ये जाता है कि ये जो काल था यही भारत के लिए स्वर्णिम था, और आज जब भारत ने अति दरिद्रता को हरा दिया है, वो काल भारत को गर्त में ले जा रहा है। ऐसा बोलने वाले लोगों की ना कोई कमी नहीं है। बाकी इन सब के अलावा यूपीए की सरकार के 10 साल में ऐसे कई घोटाले हुए जिनसे अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई। देश ने जो एनपीए का संकट देखा उसके तार भी मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक जाते हैं। क्या थे ये घोटाले, आइए अगले अध्याय में जानते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा लिए गए फैसले ही देश को उन्नति की राह में ले जाते हैं, लेकिन जब सरकार खुद ही देश को डुबाने के लिए कार्य कर रही हो तो देश का बचना असंभव होता है। 2014 तक भारत की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज यानी कि डूबती हुई इकोनॉमीज में से एक भारत था। इसका कोई एक कारण हो तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जब कारण ही अनेक हों तो बारी बारी से गिनवाने पड़ते हैं।
कई कारण तो आपको पिछले चैप्टर में बताए हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। एक ऐसा पिशाच जो आम जनता के खून पसीने को चूस कर देश के भ्रष्ट लोगों की जेब भरता है। और 2004 से 2014 तक ऐसे अनेकों पिशाचों ने जन्म लिया। ये वो समय था जब हर कुछ समय में एक घोटाला पैदा होता था। 2008 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया। ये घोटाला पूरे 1,76,000 करोड़ रुपए का था। इस घोटाले में 2G नेटवर्क के लाइसेंस को सही रूप से नीलाम करने की बजाय कम कीमतों पर दे दिया गया था प्राइवेट कंपनीज को। इसमें यूपीए सरकार के कई दल और नेता शामिल थे। इसमें नेता, व्यापारी और अधिकारी सभी शामिल थे और ये सब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नाक के नीचे हुआ था। इसके अतिरिक्त कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम को कोई कैसे भूल सकता है। इस घोटाले में 70,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। इस स्कैम को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान अंजाम दिया गया था। खेलों के आयोजन में प्रयोग होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को महंगा खरीदकर ओवर इनवॉइसिंग करके, जिससे देश की छवि को पूरे विश्व में बहुत नुकसान हुआ था। कोयला स्कैम, जिसके लिए तो कोर्ट ने मनमोहन सिंह जी को बतौर आरोपी समन भेजा था। इस घोटाले में लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए की चोरी बताई जाती है। भारतीय रेल घोटाला, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ये तो आपको छोटा लग रहा होगा। भारतीय रेल आयरन ओर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो इस पर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करते हुए ये 17,000 करोड़ रुपए उस समय लुटे जब मनमोहन जी की सरकार थी। इसके अतिरिक्त नेशनल हेराल्ड केस, जिसके चलते आज तक जमानत पर हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, जिसमें 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे। इसमें रिश्वत दी गई थी और इसमें सीधे रूप से सोनिया जी का नाम आता है। ऐसे कई स्कैम ना और थे और इन सब घोटालों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सम्मिलित थे। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वो चुप रहे। उन्होंने इसका विरोध तक नहीं किया। यही कारण था कि उन्हें कोई रोबोट पीएम तो कोई पपेट पीएम बोलता, क्योंकि कदाचित उन्होंने 2008 के पश्चात एक पीएम के रूप में व्यवहार ही नहीं किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस कुर्सी को अपनी समझ कर बैठे थे, वो दरअसल यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की थी। नतीजा, एसपीजी ने मनमोहन सिंह को सोनिया की कुर्सी से उठा दिया और फिर उस कुर्सी पर सोनिया गांधी बैठ गयी। जब देश में कोई मेहमान आता था, विदेशी ताकत आती थी, तब कई बार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी उनसे मिलती थी, ना कि देश के प्रधानमंत्री। और ये जो पपेट पीएम वगैरह सब बोलते हैं ना, ये कोई केवल क्लेम नहीं है, ये पॉलिसी में था। 2004 में NAC यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये बनाई जाती है, जिसका काम होता है देश की नीतियां बनाने के लिए प्रधानमंत्री को सलाह देना, जिसकी अध्यक्षा कोई और नहीं, स्वयं सोनिया गांधी थी। ये एक असंवैधानिक पद था, लेकिन फिर भी 2014 तक इसे बदला नहीं गया। ये संस्था पर्दे के पीछे से शासन चला रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री तो बनना चाहती थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा होने नहीं दिया था। ये NAC जो थी ना, ये एक ऐसी संस्था थी जिस पर आज तक बवाल मचता है संसद में। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर NAC बैठ जाना, ये कौन से संविधान में चलाए थे व्यवस्था? तो कुछ इस प्रकार से 2004 से 2014 तक देश चला था। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 1991 में जो उनका योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है, परंतु एक नेता के तौर पर कदाचित उन्होंने निराश किया। जिस अर्थव्यवस्था को 1991 में उन्होंने संभाला था, वो बर्बाद भी उन्हीं के पीएम रहते हुई थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो मूल्यांकन तो होगा ही, अच्छा भी और बुरा भी। पर इस विवाद का सत्य केवल इतना ही है कि एक मनुष्य यदि अच्छा बैट्समैन है तो आवश्यक नहीं कि वो अच्छा कप्तान भी हो। मनमोहन सिंह जी का मूल्यांकन भी उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस विचार से? कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आप उनके एड्रेस को देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।